शीत युद्ध एक राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष था जो लगभग 5 दशकों तक चला। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर 1991 में सोवियत संघ के पतन तक यह संघर्ष चला। यह दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रभाव और सत्ता के लिए वैश्विक संघर्ष था। इन दोनों राष्ट्रों के बीच संघर्ष एक गहरी वैचारिक विभाजन की विशेषता थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद को बढ़ावा देता था, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवाद का समर्थन किया था। शीत युद्ध की उत्पत्ति का पता द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लगाया जा सकता है, जब मित्र राष्ट्रों ने विजय प्राप्त की, लेकिन बहुत अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ। युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के सहयोगी रहे थे, लेकिन तनाव बढ़ने लगा क्योंकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने और क्षेत्र में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित करने की मांग की। दूसरी ओर अमेरिका ने सोवियत विस्तार को रोकने और लोकतंत्र और पूंजीवाद को बढ़ावा देने की मांग की। शीत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की दौड़ थी। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों को विकसित और भंडारित किया, जिससे पारस्परिक प्रतिरोध की स्थिति पैदा हुई, जिसे पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश MD के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। दोनों पक्ष दुनिया के अन्य हिस्सों में छद्म युद्ध में शामिल हुए। प्रॉक्सी युद्ध शीत युद्ध की एक सामान्य विशेषता थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने प्रभाव को फैलाने और दूसरे की शक्ति को कमजोर करने की मांग की थी। कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध दोनों छद्म युद्ध थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और उत्तर वियतनाम के खिलाफ दक्षिण कोरिया और दक्षिण वियतनाम का समर्थन करते हैं आदरपूर्वक, जबकि सोवियत संघ और चीन ने साम्यवादी शासनों को समर्थन दिया। प्रभाव के दो क्षेत्रों में यूरोप का विभाजन सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के देशों को नियंत्रित करता है और अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी यूरोप के देशों को नियंत्रित करते हैं। शीत युद्ध की एक प्रमुख विशेषता थी, सोवियत संघ ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी जैसे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित करी, जबकि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता और सैन्य सुरक्षा प्रदान की। शीत युद्ध के मूल। शीत युद्ध की उत्पत्ति का पता द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लगाया जा सकता है। मित्र शक्तियां विजयी हुई, लेकिन बहुत अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ। अमेरिका एक पूंजीवादी लोकतंत्र था, जबकि सोवियत संघ एक साम्यवादी राज्य था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र सहयोगी रहे थे, लेकिन तनाव बढ़ने लगा क्योंकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने और क्षेत्र में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित करने की मांग की। अमेरिका, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन के नेताओं के बीच फरवरी 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन ने दोनों महाशक्तियों के संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया। सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध के बाद की क्षेत्रीय और राजनीतिक व्यवस्थाओं को संबोधित करना था, लेकिन इसने युद्ध के बाद की दुनिया के लिए दोनों देशों के लक्ष्यों में बुनियादी अंतर को भी उजागर किया। याल्टा में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ ने जर्मनी को 4 कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की। प्रत्येक को मित्र देशों में से एक द्वारा नियंत्रित किया गया। मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और नाजी युद्ध अपराधियों के लिए मुकदमे आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की। हालांकि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के कार्यों ने दिखाया कि वह अपने प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार करने और क्षेत्र में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना करने का इरादा था। सोवियत संघ ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी जैसे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित की, जबकि अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता और सैन्य सुरक्षा प्रदान की। यूरोप का प्रभाव के 2 क्षेत्रों में विभाजन शीत युद्ध की एक प्रमुख विशेषता बन गया। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार करने की मांग की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत विस्तार को रोकने और लोकतंत्र और पूंजीवाद को बढ़ावा देने की मांग की। प्रारंभिक शीत युद्ध के प्रमुख फ्लैश पॉइंट्स में से एक बर्लिन ब्लॉकेड था। जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन के पश्चिमी नियंत्रित क्षेत्रों में सभी सड़क, रेल और पानी की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पश्चिमी शक्तियों को शहर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बर्लिन एयरलिफ्ट लॉन्च करके यह जवाब दिया, जिसने शहर को भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यकताओं के साथ हवाई मार्ग से आपूर्ति की। ये एयरलिफ्ट लगभग 1 साल तक चली और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रचार जीत थी। 1950 में कोरियाई युद्ध के प्रकोप ने भी शीत युद्ध में से एक महत्वपूर्ण वृद्धि को चिन्हित किया। उत्तर कोरिया सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित दक्षिण कोरिया पर हमला किया, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा समर्थित था। यह संघर्ष 3 साल तक चला और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए। कोरियाई युद्ध एक छद्म युद्ध था, जो दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव के बिना लड़ा गया था। 1959 की क्यूबा क्रांति में भी शीत युद्ध के महत्वपूर्ण निहितार्थ थे।
फिदेल कास्त्रो की कम्युनिस्ट सरकार ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को स्थापित करना शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा की नौसेना की नाकाबंदी के साथ जवाबी कार्रवाई की और दोनों राष्ट्र खतरनाक रूप से परमाणु युद्ध के करीब आ गए, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाने लगा। यूरोप का विभाजन प्रभाव के दो क्षेत्रों में, सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के देशों को नियंत्रित करने और अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ पश्चिमी यूरोप के देशों को नियंत्रित करने के साथ शीत युद्ध की एक प्रमुख विशेषता थी। यह विभाजन फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन का परिणाम था, जहां फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन सहित मित्र देशों के नेताओं ने युद्ध के बाद की दुनिया और यूरोप के विभाजन पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जर्मनी को कब्जे के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 4 मित्र शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस में से प्रत्येक एक क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। सोवियत संघ भी जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए सहमत हो गया, जिससे उन्हें एशिया में कुछ प्रभाव मिलेगा। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने पूर्वी यूरोप के भविष्य पर असहमति जताई। स्टालिन पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित करने के लिए दृढ़ थे, जिसे उन्होंने पश्चिम से भविष्य में होने वाली किसी भी आक्रामकता के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में देखा। दूसरी ओर चर्चिल साम्यवाद के प्रसार के विरोधी थे और उनका मानना था कि पूर्वी यूरोप के देशों को अपनी सरकार चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपने मतभेदों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने इस समझ के साथ कि सोवियत संघ इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूर्वी यूरोप के देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि स्टालिन ने इस वादे को तोड़ दिया और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित की। द आर्म्स रेस। शीत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की दौड़ थी। हथियारों की दौड़ परमाणु हथियारों के विकास और भंडारण की विशेषता थी, जिससे पारस्परिक प्रतिरोध की स्थिति पैदा हुई, जिसे पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश (MD) के रूप में जाना जाता है। हथियारों की दौड़ के दूरगामी परिणाम थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समग्र रूप से दुनिया के लिए वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में जो हम आज रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियारों का विकास और उपयोग करने वाला पहला देश बन गया, जब उसने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। सोवियत संघ, जो युद्ध के दौरान अमेरिका का सहयोगी रहा था, ने अमेरिका के कथित खतरे के जवाब में अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करना शुरू कर दिया। 1950 और 1960 में हथियारों की दौड़ तेज हो गई, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने तेजी से शक्तिशाली परमाणु हथियारों का विकास और परीक्षण किया। अमेरिका ने 1952 में एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार का पहला परीक्षण किया, जिसे हाइड्रोजन बम के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सोवियत संघ ने 1953 में अपना पहला प्रशिक्षण किया था। दोनों देशों ने पूरे शीत युद्ध में परमाणु हथियारों का विकास और भंडारण जारी रखा। प्रत्येक पक्ष शक्ति का संतुलन बनाए रखने की मांग करता है, जो दूसरे पक्ष को परमाणु हमला करने से रोक देगा। हथियारों की दौड़ के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समग्र रूप से दुनिया के लिए महत्वपूर्ण परिणाम थे। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। दोनों पक्ष दुनिया के अन्य हिस्सों में छद्म युद्ध में शामिल हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्येक ने अपने अपने विचारधाराओं के साथ गठबंधन करने वाले देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध जैसे संघर्ष हुए। प्रॉक्सी वार्स। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने कई छद्म युद्धों में लगे हुए थे, जिसमें उन्हें दुनिया भर में संघर्षों में विरोधी पक्षों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यह छद्म युद्ध कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और अंगोला जैसे देशों में लड़े गए थे और इसमें शामिल क्षेत्रों और लोगों के लिए उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम थे। शीत युद्ध के सबसे प्रसिद्ध प्रॉक्सी युद्धों में से एक कोरिया युद्ध था, जो 1950 में शुरू हुआ था और 1953 तक चला था। यह संघर्ष उत्तर कोरिया की सेनाओं द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने से शुरू हुआ था, जिसका समर्थन सोवियत संघ और चीन ने किया था। इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हस्तक्षेप करते हुए दक्षिण कोरिया को सैन्य मदद मुहैया कराई। संघर्ष एक युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, जिसने दो कोरियाओं के बीच में एक असैनिक क्षेत्र स्थापित किया और देश का विभाजन एक कम्युनिस्ट उत्तर और एक लोकतांत्रिक दक्षिण में हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण छद्म युद्ध वियतनाम युद्ध था, जो 1960 के दशक की शुरुआत में हुआ था और 1975 तक चला। यह संघर्ष कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम के बीच लड़ा गया था, जिसे सोवियत संघ और चीन और लोकतांत्रिक दक्षिण वियतनाम ने समर्थन दिया था, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने समर्थन दिया था। इस युद्ध में गुरिल्ला युद्ध, बमबारी अभियान और जर्मनी लड़ाइयों सहित गैन लड़ाई थी।
दक्षिण वियतनाम की राजधानी सैगोन के पतन और कम्युनिस्ट शासन के तहत देश के एकीकरण के साथ संघर्ष समाप्त हो गया। इन संघर्षों के अलावा सोवियत संघ और अमेरिका भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में छद्म युद्ध में लगे हुए थे। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने एक साम्यवादी सरकार का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने तालिबान सहित अफगान विद्रोहियों को समर्थन प्रदान किया। यह संघर्ष 1979 से 1989 तक चला और इसके क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिणाम थे, जिसमें इस्लामी चरमपंथ का उदय भी शामिल हुआ। तिथि और शीत युद्ध का अंत। 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच डिटेंशन का दौर सामने आया, क्योंकि दोनों पक्ष तनाव को कम करने और संबंधों को बेहतर बनाने की मांग करते थे। ये काफ़ी हद तक दोनों पक्षों की मान्यता के कारण था कि हथियारों की दौड़ और निरंतर तनाव उनके संसाधनों को निकाल रहे थे और संभावित रूप से दुनिया को एक विनाशकारी परमाणु युद्ध की ओर ले जा रहे थे। कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने डिटेंशन के इस दौर में योगदान दिया। पहला बड़ा समझौता 1972 में हस्ताक्षरित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि था। संधि ने प्रत्येक पक्ष को 2 मिसाइल रक्षा परिसरों तक सीमित कर दिया, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 100 से अधिक मिसाइलें नहीं थी। यह समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि मिसाइल रक्षा प्रणालियों को अस्थिर करने के रूप में देखा गया था, क्योंकि वे संभावित रूप से पहले स्ट्राइक क्षमता का सक्षम कर रहे थे। इस संधि ने मिसाइल रक्षा तकनीक में हथियारों की दौड़ की संभावना को कम करने की मदद करी, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण समझौता सामरिक हथियार सीमा वार्ता SALT था, जो 1969 से 1972 तक आयोजित किया गया था। इस समझौते ने प्रत्येक पक्ष के पास परमाणु मिसाइलों की संख्या को सीमित कर दिया और इसने भविष्य में हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए दिशा निर्देश भी स्थापित किए। SALT के बाद SALT वार्ता सेकेंड हुई, जो 1972 में शुरू हुई और 1979 में संपन्न हुई। इस समझौते का उद्देश्य परमाणु हथियारों और मिसाइलों की संख्या को और कम करना था, लेकिन अमेरिकी सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि कभी नहीं की गई। हथियार नियंत्रण समझौतों के अलावा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनयिक पहलों की एक श्रृंखला द्वारा भी डिटेंशन को चिन्हित किया गया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हेलसिंकी समझौते थे, जिन पर 1975 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सीमाओं को मान्यता दी, जिसमें पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का नियंत्रण भी शामिल था, और इसमें मानवाधिकारों और सूचना के स्वतंत्र प्रवाह के प्रावधान भी शामिल थे। हेलसिंकी समझौते महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र की अमेरिका द्वारा मान्यता का प्रतिनिधित्व किया था, जो दोनों देशों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। हालांकि डिटेंशन का दौर इसकी चुनौतियों के बिना नहीं था। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और क्षेत्र में स्थिरता के लिए खतरा समझा। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव का नवीकरण हुआ और अमेरिका ने सोवियत समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहे अफगान विद्रोहियों को सैन्य सहायता बढ़ने का जवाब दिया। 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में रोनाल्ड रीगन के चुनाव में अफगानिस्तान की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि उन्होंने रक्षा खर्च बढ़ाने और सोवियत संघ के प्रति अधिक आक्रामक रुख अपनाने के मंच पर अभियान चलाया था। निष्कर्ष में शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक भू राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य संघर्ष था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर 1991 में सोवियत संघ के पतन तक चला। शीत युद्ध की उत्पत्ति का पता यूरोप के विभाजन और व्यापक रूप से अलग राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के साथ 2 प्रतिस्पर्धा महाशक्तियों के उद्भव से लगाया जा सकता है। हथियारों की दौड़ और परमाणु हथियारों के विकास ने पारस्परिक प्रतिरोध की स्थिति पैदा कर दी, जबकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रॉक्सी युद्ध लड़े गए थे। 1970 में हिरासत की अवधि ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों में एक अस्थायी गिरावट ला दी, जो हथियार नियंत्रण समझौतों और सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा चिन्हित थी। हालांकि यह अवधि अल्पकालिक थी और 1980 में दोनों तरफ कट्टर नेताओं के उदय और नई मिसाइल प्रणालियों की तैनाती के साथ तनाव फिर से शुरू हुआ। शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ पर आर्थिक तनाव, सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लागू की गई सुधार की नीतियों और पूर्वी यूरोप में लोकप्रिय विद्रोहों सहित कारकों के संयोजन से किया गया था। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और 1991 में सोवियत संघ के पतन ने शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्विक राजनीति में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया। शीत युद्ध की विरासत आज भी दुनिया को आकार दे रही है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा के क्षेत्र में। शीत युद्ध से अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और उसकी विदेश नीति इस स्थिति को दर्शाती रही है। इसी बीच रूस ने सीरिया और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर अक्सर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संघर्ष करते हुए खुद को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में फिर से पेश करने की मांग की है। हथियारों की दौड़ और परमाणु हथियारों का विकास बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दुनिया के कई देशों के पास परमाणु क्षमताएं हैं।
परमाणु युद्ध का खतरा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और परमाणु हथियारों के भंडार को कम करने और परमाणु प्रसार को रोकने के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य बने हुए हैं। शीत युद्ध ने संस्कृति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। कम्युनिस्ट घुसपैठ का डर और परमाणु युद्ध के खतरे ने लोकप्रिय संस्कृति को आकार दिया, जिससे विज्ञान कथा, फिल्मों और उपन्यासों का प्रसार हुआ, जिन्होंने प्रौद्योगिकी, डिस्टोपिया और सर्वनाश के विषयों का पता लगाया।